नमस्कार दोस्तों। राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं मनोविज्ञान की कुछ बेसिक जानकारियाँ। उसके बाद उसके जो है मुख्य टॉपिकों पर आएंगे। उससे पहले मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूँ, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई और मनोविज्ञान की परिचय के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई और उनके परिचय के बारे में, मनोविज्ञान की शाखाएं क्या क्या हैं, उनके संप्रदाय क्या क्या हैं, उन सभी के बारे में हम जो है बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में बात करूंगा कि उत्पत्ति जो है कैसे हुई। तो यहाँ पर आप देखोगे, सबसे पहले यूनान का एक दार्शनिक था सुकरात। यूनान का एक दार्शनिक था सुकरात। वो जो है ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में, तो ईसा पूर्व जो है 5वीं शताब्दी में उन्होंने एक विचार दिया था सुकरात ने कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। इनके विचारों का प्रभाव जो है प्लेटो पर आया, जिन्होंने अपनी पुस्तक उनकी जो पुस्तक थी रिपब्लिक, प्लेटो ने एक पुस्तक लिखी थी रिपब्लिक, उसमें बताया कि ईश्वर, प्रकृति व मनुष्य आपस में बंधे हुए हैं। ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य, ये तीनों आपस में बंधे हुए हैं। इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। मतलब ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य तीनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, इनको हम अलग नहीं कर सकते। इन्होंने ही सबसे पहले आत्मा की अवधारणा दी थी कि आत्मा ही जो है मनुष्य के अंदर होती है। तो आत्मा के बारे में इन्होंने जो है सबसे पहले बताया। तो सुकरात के प्रभावों से जो प्लेटो थे वो ज़्यादा प्रभावित हुए थे और उसके शिष्य भी ये बने थे प्लेटो, सुकरात के। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये यूनान के थे, यूनानी थे ये सभी। तो सुकरात जो था यूनानी था और ईसा मसीह के जन्म से भी 5वीं शताब्दी में जो है, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में विचार दिया और मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। सुकरात की ये बात थी कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। तो मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसके विचारों का पता लगाने के लिए, इसलिए मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, इसके माध्यम से हम दूसरे व्यक्ति के चरित्र के बारे में पता लगा सकते हैं, उसके दिमाग के बारे में पता लगा सकते हैं, उसमें कितनी जो है मानसिक क्षमताएं और उन व्यक्तिगत क्षमताएं, उसकी क्या पर्सनैलिटी है, सभी के बारे में हम मनोविज्ञान से पता लगा सकते हैं। इसलिए सर्वप्रथम यूनान के एक दार्शनिक थे सुकरात, और सुकरात ने ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में एक विचार दिया था कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। इनके विचारों का प्रभाव प्लेटो पर पड़ता है और उन्होंने रिपब्लिक एक पुस्तक लिखी थी प्लेटो ने। और रिपब्लिक पुस्तक में प्लेटो ने लिखा कि ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य जो होते हैं तीनों आपस में बंधे हुए हैं, इन्हें एक दूसरे से हम अलग नहीं कर सकते। इन्होंने ही सबसे पहले आत्मा की अवधारणा दी। तो प्लेटो ने आत्मा की अवधारणा दी थी। अब प्लेटो के विचारों की मैं बात करूंगा। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से लेकर 4वीं शताब्दी तक ये प्लेटो रहे थे। मनुष्य में आत्मा पाई जाती है, मनुष्य में आत्मा पाई जाती है जिसमें कुछ भाव होते हैं, इमोशंस होते हैं। उन्हीं भावों के कारण मनुष्य किसी परम सत्ता को ईश्वर मानता है। प्लेटो का यह विचार था कि आत्मा ही परमात्मा है। प्लेटो ने कहा कि मनुष्य के अंदर आत्मा होती है, आत्मा में कुछ भाव होते हैं, उन भावों की वजह से हम कुछ जो है, कोई जो सत्ता है उसको हम ईश्वर मानते हैं, कोई परम सत्ता जो है उसे ईश्वर मानते हैं। तो मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, उन विचारों के आधार पर ही हम कोई सत्ता को ईश्वर मानते हैं। ये बात किसने बताई थी? प्लेटो ने बताई थी कि आत्मा ही परमात्मा है। उन्होंने कहा कि हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वो ही परमात्मा है। क्यों है परमात्मा? क्योंकि वो ही, जो हमारे शरीर के अंदर आत्मा जो है वो ही ईश्वर को मानती है। उसी के भावों के कारण ही हम ईश्वर को मानते हैं। भाव जो हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं, उन इमोशंस के कारण ही हम जो है परमात्मा को मानते हैं। इसलिए प्लेटो ने कहा कि आत्मा ही परमात्मा है। तो प्लेटो ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से 4वीं शताब्दी तक रहा था। अगली हम बात करेंगे यहाँ पर अरस्तु की। तो अरस्तु जो है ईसा पूर्व 384 से लेकर 322 तक रहा था। ये डेट जो है कम पूछी जाती है, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट जो होती है वो पूछी जाती है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ईसा पूर्व 384 से 322। अब मैं अरस्तु की बात करूंगा। पहले मैंने आपको बताया सुकरात के बारे में, फिर मैंने आपको बताया प्लेटो के बारे में जिन्होंने रिपब्लिक पुस्तक लिखी थी। उसके बाद मैंने प्लेटो के विचारों के बाद अब आपको बता रहा हूँ अरस्तु के विचार, क्योंकि ये मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो है इन्हीं के विचारों से हुई है। धीरे धीरे इसी प्रकार के विचार आते गए और मनोविज्ञान जो है एक विषय के रूप में उभरी।
तो अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इन्होंने आत्मा का अध्ययन किया तथा दर्शन शास्त्र में से प्रारंभ किया। तो दर्शन शास्त्र जो है फिलोसफी इसे हम बोलते हैं। तो इसमें जो है दर्शन शास्त्र में उन्होंने आत्मा का अध्ययन करके उसे प्रारंभ कर दिया। तो अरस्तु ने भी आत्मा का अध्ययन किया और आत्मा का अध्ययन ही आगे चल करके क्या बनता है, आधुनिक मनोविज्ञान बना। मॉडर्न जो साइकोलॉजी है वो आत्मा के अध्ययन ही बनी। तो आत्मा के अध्ययन से ही धीरे धीरे जो है आधुनिक मनोविज्ञान बनी। इसलिए अरस्तु को मनोविज्ञान या प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, क्योंकि अरस्तु ने ही सबसे पहले जो है यहाँ पर आत्मा का विस्तार से अध्ययन किया। और दर्शन शास्त्र में आत्मा के जो है कुछ टॉपिक्स भी दर्शन शास्त्र में आपको मिलेंगे आत्मा से रिलेटेड। इस वजह से जो है आत्मा का अध्ययन दर्शन शास्त्र में अरस्तु ने ही प्रारंभ किया और आत्मा का अध्ययन ही आगे चलकर आधुनिक मनोविज्ञान मॉडर्न साइकोलॉजी बनती है। इसलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का या फिर प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि मनोविज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु को मनोविज्ञान का हम जनक कहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, अरस्तु ऐसे दार्शनिक थे जो कि बहुत सारी सब्जेक्ट जो है उनके जनक हैं ये। अरस्तु को हम जूलॉजी का जनक कहते हैं, अरस्तु को हम जूलॉजी का मतलब जंतु विज्ञान का जनक भी कहते हैं, इसे हम साइकोलॉजी का जनक भी कहते हैं, समाज शास्त्र का जनक भी कहते हैं, राजनीतिक विज्ञान जिसे हम पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं उसका भी जनक अरस्तु को ही कहा जाता है, समाज शास्त्र का जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है। तो बहुत सारी विषय हैं जिनके जनक अरस्तु रहे हैं। तो मनोविज्ञान है, प्राचीन मनोविज्ञान का जनक भी हम अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु एक बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत सारी विषयों पर इन्होंने जो है अध्ययन किए। इस वजह से अरस्तु जो है क्या कहलाता है, मनोविज्ञान या प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कहलाता है। कॉलसेनिक की मैं बात करूं तो कॉलसेनिक के अनुसार जो है मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कौन है, प्लेटो है, क्योंकि आत्मा की जो है मूल उत्पत्ति ही इसने बताई थी, प्लेटो ने। तो आत्मा के बारे में ही सबसे पहले प्लेटो ने बताया था। तो कॉलसेनिक कहते हैं, कॉलसेनिक एक जो है मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कौन है, प्लेटो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इस प्रकार के विचार आपको ध्यान रखने हैं। ये परिभाषाएं इनमें कभी जभी पूछी जाती है, ध्यान रखना है कि ये परिभाषा किसने दी थी। तो कॉलसेनिक ने बताया कि मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कौन है, प्लेटो है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे आप यहाँ पर देखोगे, कॉलसेनिक एकमात्र विद्वान थे जो प्लेटो को मनोविज्ञान का वास्तविक जनक मानते हैं। तो कॉलसेनिक जो थे ये प्लेटो को आदर्श मानते हैं अपना, और सोचते हैं कि प्लेटो ने ही मनोविज्ञान की उत्पत्ति करी है, क्योंकि प्लेटो ने ही सबसे पहले बताया कि आत्मा जो है, आत्मा ही परमात्मा है। ठीक है, तो इस वजह से कॉलसेनिक जो है कहते हैं कि प्लेटो ही मनोविज्ञान का वास्तविक जनक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, कॉलसेनिक किसे मानता है मनोविज्ञान का जनक, प्लेटो को मानता है। वास्तविक जनक तो मानता है प्लेटो को, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछ लिया जाए कि मनोविज्ञान का जनक कौन है तो ये बताना है आपको अरस्तु। लेकिन आपसे पूछा जाए कि मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कौन है, तब आपको ध्यान रखना है प्लेटो। मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कौन है, प्लेटो। आगे हम यहाँ पर देखेंगे, ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक आत्मा के अध्ययन की विषय वस्तु में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो आत्मा के विचार थे आत्मा के बारे में, वही विचार रहे, और आगे कोई भी जो है दार्शनिक इनके विचारों को परिवर्तित नहीं कर पाया। और पहली बार 1590 ईस्वी की मैं बात करूं तो 1590 ईस्वी में यूनानी दार्शनिक रोडोल्फ गोइक्ले की मैं बात करता हूं। तो रोडोल्फ गोइक्ले ने साइकोलॉजिया नामक एक पुस्तक लिखी थी, और जिसमें आत्मा के अध्ययन के लिए एक शब्द प्रयोग में लिया जिसे हम साइकोलॉजी कहते हैं। तो साइकोलॉजी शब्द जो है साइकोलॉजिया नामक पुस्तक में आपको मिलेगा। ये जो साइकोलॉजी शब्द लिया था ये आत्मा के अध्ययन के लिए काम में लिया गया था, और रोडोल्फ गोइक्ले ने जो है ये सबसे पहले 1590 ईस्वी में लिया था। तो ये पूछा जा सकता है, पहली बार 1590 की मैं बात करूं, सन 1590 ईस्वी की, तो 1590 ईस्वी में यूनान का एक दार्शनिक था रोडोल्फ गोइक्ले। तो रोडोल्फ गोइक्ले ने साइकोलॉजिया नामक एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक में आत्मा के अध्ययन के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। तो सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, रोडोल्फ गोइक्ले ने किया था, यह आपको ध्यान रखना है। तो रोडोल्फ गोइक्ले के द्वारा साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया साइकोलॉजी पुस्तक में 1590 ईस्वी में। अब हम यहाँ पर बात करेंगे मनोविज्ञान का विकास कैसे होता है। तो मनोविज्ञान के विकास के बारे में हम बात करने वाले हैं, धीरे धीरे किस प्रकार से मनोविज्ञान जो एक विषय के रूप में उभरी, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे, वुडवर्थ नामक एक जो है मनोवैज्ञानिक था जिसने अर्थयात्रा परिभाषा दी थी। तो वुडवर्थ की हम अर्थयात्रा परिभाषा के बारे में हम बात करेंगे। वुडवर्थ ने बताया कि मनोविज्ञान ने जो है सबसे पहले
अपनी आत्मा, फिर मन और फिर चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार के स्वरूप को मानता है। तो मनोविज्ञान क्या मानता है? सबसे पहले बताता है कि आत्मा होती है, फिर कहता है कि मन होता है, फिर कहता है कि चेतना जो है उसको त्याग करो। उसके पश्चात हमारे व्यवहार में क्या आएगा? कुछ परिवर्तन आएगा। उस परिवर्तन को ही उसने क्या कहा? उसने मनोविज्ञान कहा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ? धीरे धीरे मनोविज्ञान ने सबसे पहले किसका त्याग किया? आत्मा का, फिर मन का त्याग किया, और मन के बाद किसका त्याग किया? चेतना का त्याग किया। तो ये बात जो है यहाँ पर बताई गई है कि पहले आत्मा का, फिर मन का और फिर चेतना का, और अब व्यवहार के स्वरूप को मानता है। और वर्तमान में ऐसा माना जाता है कि व्यवहार ही क्या है? हमारा व्यवहार ही एक मनोविज्ञान है, अर्थात व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन ही क्या है? हमारे जो है अधिगम है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे वुडवर्थ की अर्थशास्त्र परिभाषा की कि आत्मा, फिर मन और फिर चेतना का त्याग ही क्या है? और वर्तमान में जो है अब व्यवहार के स्वरूप में परिवर्तन जो हो रहा है उसे ही वुडवर्थ ने अपनी अर्थयात्रा परिभाषा में बताया। तो ये आपको आ गया होगा समझ में, वुडवर्थ की अर्थयात्रा परिभाषा। अब हम आत्मा की बात करेंगे, आत्मा का अध्ययन। तो अरस्तु ने ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में जो है आत्मा का अध्ययन किया था। और इसके प्रस्तुतकर्ता कौन है? आत्मा के अध्ययन के प्रस्तुतकर्ता किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। तो आत्मा के बारे में अच्छी तरह से स्टडी किसने करी थी? अरस्तु ने करी थी। इस वजह से इसको प्रस्तुतकर्ता के नाम से भी हम जानते हैं। प्लेटो इसके समर्थक थे, क्योंकि आत्मा के बारे में प्लेटो ने भी कहा था कि आत्मा ही परमात्मा है। उसके समर्थक हिप्पोक्रेट्स भी थे, रोडोल्फ गोइकले भी थे, और डेकार्टे भी थे। डेकार्टे या फिर डेकार्टे भी कई जगह लिखा मिल जाता है। तो डेकार्टे या फिर डेकार्टे, ये इनके समर्थक रहे हैं, प्लेटो, हिप्पोक्रेट और रोडोल्फ गोइकले। ये वैज्ञानिक जो हैं आत्मा के जो जो थे समर्थक माने जाते हैं। तो आत्मा के बारे में इनका भी विचार था, इस वजह से ये आत्मा के जो है समर्थक थे। तो अरस्तु जो है इसका प्रस्तुतकर्ता माना जाता है। आगे आप देखोगे प्लेटो के शिष्य जो है यहाँ पर अरस्तु ने ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में जो है दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में आत्मा का अध्ययन शुरू किया। तो फिलॉसफी सब्जेक्ट जो है दर्शन शास्त्र, उसकी शाखा के रूप में जो है आत्मा का अध्ययन किसने किया था? अरस्तु ने किया था 4वीं शताब्दी में। यही आत्मा का अध्ययन आधुनिक मनोविज्ञान का प्राचीन रूप था। तो आधुनिक जो मनोविज्ञान है, मॉडर्न साइकोलॉजी, उसमें सबसे पहले जो है आत्मा का अध्ययन ही जो है शुरू किया गया था। इसलिए अरस्तु को जो है मनोविज्ञान का जनक हम कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि अरस्तु ने मनोविज्ञान पर जो है अध्ययन किया, इस वजह से इसे मनोविज्ञान का जनक भी हम कहते हैं। ये प्लेटो के शिष्य थे, और प्लेटो सुकरात के शिष्य थे, यह आपको ध्यान रखना है। सुकरात जो था ये एक मनोवैज्ञानिक था, शिक्षक था, और उसका शिष्य था प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे डेकार्टे की। तो डेकार्टे जो थे 1596 से 1650 ईस्वी तक ये रहे थे। 1596 से 1650, लगभग 56 साल ये जिए थे डेकार्टे। अब इसकी हम बात करें तो यूनानी दार्शनिक डेकार्टे जो थे 1596 से 1650 ईस्वी ने आत्मा के अध्ययन की जो है विषय वस्तु को भौतिक शास्त्र में जोड़ने का भी प्रयास किया था। तो डेकार्टे ने जो है इस आत्मा के अध्ययन की विषय वस्तु को फिजिक्स में जोड़ने का जो है इनका मन था कि आत्मा के अध्ययन को हम फिजिक्स सब्जेक्ट में जोड़ें। लेकिन बाद में अरस्तु ने किस में जोड़ा था? इसको, आत्मा के अध्ययन को मनोविज्ञान में जोड़ा था। तो ये बात ध्यान रखना है, किसने भौतिक शास्त्र में फिजिक्स में जोड़ने का प्रयास किया था? डेकार्टे ने। तब उस काल के दार्शनिक जो थे, जो डेकार्टे के टाइम थे दार्शनिक, कौन कौन से थे? हॉब्स था, लॉक था, कांट था। ये कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस बात का विरोध किया था कि आत्मा का अध्ययन फिजिक्स में नहीं करेंगे, और बहुत सारे इन्होंने सवाल खड़े कर दिए। इस वजह से जो है बाद में फिर आत्मा के अध्ययन को भौतिक शास्त्र में नहीं जोड़ा गया। अब इन्होंने कुछ सवाल किए, जैसे कि आत्मा क्या है? भाई फिजिक्स में तो कॉन्सेप्ट चलते हैं। इस वजह से इन्होंने पूछा, हॉब्स, लॉक, कांट ने, कि आत्मा क्या है, कहाँ है, आत्मा को दिखाओ कहाँ है और कैसी है। तो ऐसे विचार जब उन्होंने किए हॉब्स, लॉक, कांट ने, तो इस वजह से डेकार्टे जो था उसका जो आत्मा के अध्ययन का जो विचार भौतिक शास्त्र में जोड़ने का था वो विफल हो गया, जिससे कि यह अभिप्राय उसका समाप्त हो गया। तो डेकार्टे की जो योजना थी कि आत्मा के अध्ययन को हम किस में जोड़े? भौतिक शास्त्र में, वो विफल हो गई। क्यों विफल हो गई? क्योंकि हॉब्स, लॉक, कांट जैसे कुछ
मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कुछ सवाल किए, आत्मा क्या है, कहाँ है, कैसी है। इस वजह से ये अभिप्राय समाप्त हो गए कि इसको फिजिक्स में जोड़ो। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि देकार्टे चाहते थे कि आत्मा के अध्ययन को हम फिजिक्स में जोड़ें, लेकिन बाद में कुछ हॉब्स, लॉक, कांट जैसे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इनकी बातों का विरोध किया, कुछ सवाल खड़े किए। इस वजह से इसको जोड़ने से जो है मना कर दिया गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं मन या मस्तिष्क का विज्ञान। अब मनोविज्ञान क्या है? मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। पोम्पोनोजी ने 17वीं सदी में यह सिद्धांत दिया था। तो मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था? पोम्पोनोजी ने कहा था। ये इटली के क्या थे? दार्शनिक थे। तो पोम्पोनोजी जो है इटली का था, इटली के थे पोम्पोनोजी। इन्होंने ही कहा था कि मनोविज्ञान जो है हमारे मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। मतलब मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वही मनोविज्ञान है, या फिर हमारे मस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं वही मनोविज्ञान की उत्पत्ति कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पोम्पोनोजी ने क्या बताया था कि मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। पोम्पोनोजी ने 17वीं शताब्दी में ये बात बोली थी। प्रस्तुतकर्ता कौन थे? पोम्पोनोजी इटली के थे। समर्थक इनके हॉब्स, लॉक, कांट और स्पिनोजा थे। तो ये बात ध्यान रखनी है, ये समर्थक थे हॉब्स, लॉक, कांट और स्पिनोजा। आप बार बार जब पढ़ोगे साइकोलॉजी को, जैसे ही मैं पढ़ाता चलूँ साथ के साथ आप इसको तैयार करते चले, वरना बाद में आपको दिक्कत आएगी। इस वजह से साथ के साथ मेरे साथ पढ़ते चले। 25 दिन के अंदर आपको साइकोलॉजी पूरी तरह से आपको अच्छी तरह से करवा दूंगा। पोम्पोनोजी जो थे उनसे कुछ सवाल पूछे, मन क्या है, मन कितने हैं? तो उनसे भी कुछ सवाल पूछे गए। उन्होंने बताया कि साइकोलॉजी जो है मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। इस वजह से उनसे भी कुछ सवाल पूछे गए कि मन ही क्या है। अब मन के बारे में आप बताओ, मन कितने होते हैं व्यक्ति में? तो ऐसे सवाल फिर पोम्पोनोजी से भी होने लगे। मन और मस्तिष्क में क्या अंतर है? ऐसे कुछ सवाल इनसे होने लगे। तो बाद में क्या होता है यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। 17वीं शताब्दी में इटली के दार्शनिक पोम्पोनोजी ने इस विषय वस्तु को नया अभिप्राय देते हुए मन मस्तिष्क का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया, जिसका समर्थन सबसे पहले जॉन लॉक के द्वारा किया गया था। जब पोम्पोनोजी ने कहा कि मनोविज्ञान जो है वो मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, तो उसके समर्थक में जॉन लॉक बोले कि बिल्कुल सही कहा पोम्पोनोजी ने कि जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान जो है मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। तो सबसे पहले किसने समर्थन किया? जॉन लॉक ने इस बात का समर्थन किया था। फिर उसके बाद कुछ शताब्दी बाद, जैसे कि 19वीं शताब्दी आते आते, मन क्या है, मन व मस्तिष्क में क्या अंतर है, मन कितने होते हैं, ऐसे सवाल पूछे जाने लगे। इस वजह से 19वीं शताब्दी के मध्य में क्या होता है, यह भी अभिप्राय समाप्त हो गया और लोग कहने लगे कि यह मन या मस्तिष्क का विज्ञान नहीं है। साइकोलॉजी जो है मन या मस्तिष्क का विज्ञान नहीं है। धीरे धीरे जो है इस बात का भी खंडन हो गया। पोम्पोनोजी की बात का भी लोगों ने विरोध किया और बाद में मन या मस्तिष्क का विज्ञान नहीं माना गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले मनोविज्ञान क्या था? आत्मा का विज्ञान था। सबसे पहले बताया गया था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। उसके बाद एक और विचार आया कि मनोविज्ञान जो है किसका विज्ञान है? मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जो मनोविज्ञान है वो किसका है? मनोविज्ञान जो है, यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि मनोविज्ञान जो है उसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है। मतलब मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन बताया। उसके बाद क्या बताया गया? मनोविज्ञान जो है मन का विज्ञान है। फिर उसके बाद चेतना का विज्ञान बताया गया। इस प्रकार बहुत सारी परिभाषाएं इसके बारे में आती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इनसे जो है मन या मस्तिष्क का विज्ञान भी पूछा गया और उसको भी जो है बताने में लोग असफल रहे, दार्शनिक जो है बताने में असफल रहे। इस वजह से उसके आगे का मैं आपको बता देता हूँ मनोविज्ञान के विकास के बारे में, कि अभी तक मनोविज्ञान जो है मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानी जाती थी, लेकिन मन या मस्तिष्क के विज्ञान को भी जो है लोगों ने स्वीकार नहीं किया कि जो है साइकोलॉजी मन या मस्तिष्क का विज्ञान भी नहीं है। अब आगे क्या विचार आता है लोगों का मनोविज्ञान के विकास के बारे में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे अमेरिका का एक विद्वान था विलियम जेम्स। ज़्यादातर जो विद्वान थे मनोविज्ञान के वो अमेरिका के थे, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पूरी मनोविज्ञान की उत्पत्ति ही अमेरिका से हुई है। क्योंकि अमेरिका के जो दार्शनिक थे, सबसे ज़्यादा दार्शनिक जो थे अमेरिका के थे, उन्होंने मनोविज्ञान की बहुत सारी जो है जानकारियाँ दी। इस वजह से मनोविज्ञान का जनक जो है अमेरिका देश को ही माना जाता है, क्योंकि अमेरिका से ही मनोविज्ञान की सारी ज़्यादातर विचारधाराएँ बनी। तो अमेरिका जो था, अमेरिका का एक विद्वान था विलियम जेम्स ने जो है दर्शन शास्त्र से अलग करते हुए आधुनिक मनोविज्ञान की अवधारणा दी। इसको दर्शन शास्त्र के साथ नहीं जोड़ा मनोविज्ञान को।
ठीक है, तो मनोविज्ञान का संबंध कौन सी विषय के साथ माना जाता है? दर्शन शास्त्र के साथ माना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना। पहले दर्शन शास्त्र के साथ माना जाता था, लेकिन विलियम जेम्स ने जो है इसको दर्शन शास्त्र से अलग करते हुए आधुनिक मनोविज्ञान की एक अवधारणा दी, और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी ये कहलाए। तो आपसे पूछा जाए आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? वो है विलियम जेम्स। मनोविज्ञान का जनक पूछा जाए तो वो है अरस्तु, और वास्तविक मनोविज्ञान का जनक पूछा जाए तो वो है प्लेटो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वास्तविक मनोविज्ञान के जनक प्लेटो, क्योंकि सबसे पहले आत्मा के बारे में प्लेटो ने बताया, लेकिन आत्मा का अध्ययन किसने किया? अरस्तु ने, इसलिए मनोविज्ञान का जनक अरस्तु कहलाता है और वास्तविक जनक प्लेटो कहलाता है। अब दर्शन शास्त्र से जो है विलियम जेम्स ने जो है मनोविज्ञान के संबंध नहीं बताए, और उन्होंने कहा कि दर्शन शास्त्र अलग विषय है, मनोविज्ञान एक अलग विषय है। इस प्रकार की इन्होंने अवधारणा दी और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक ये कहलाए गए। इन्होंने अपना विचार दिया था कि चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है। इन्होंने कहा कि जब तक व्यक्ति जो है चेतना नहीं है व्यक्ति में, तब तक उसका कोई जीवन नहीं है। इस वजह से इन्होंने कहा कि चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है। इस आधार पर मनोविज्ञान की विषय वस्तु को चेतना का विज्ञान की संज्ञा भी दी गई। इस आधार पर जब इन्होंने कहा था कि चेतना ही जीवन है, जीवन ही चेतना है, विलियम जेम्स कहते हैं कि बिना चेतना के व्यक्ति मूर्ख है। जब तक उसमें चेतना नहीं है, जब तक खुद सोचता समझता नहीं है, तब तक जो है कुछ नहीं है, तब तक उस व्यक्ति के अंदर कुछ नहीं है। तो इस बात का समर्थक था विलियम जेम्स। लेकिन जो है विलियम जेम्स के समर्थन में कुछ वैज्ञानिक भी आए थे, कुछ दार्शनिक भी आए थे, जिनमें विलियम बुंट भी था, जेम्स सली था, विलियम बाइव्स था, टिचनर था, चैडविक था। तो ये जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है इसका समर्थक भी किया था। विलियम बुंट, जेम्स सली और विलियम बाइव्स, टिचनर, चैडविक, तो ये जो थे इसके समर्थन में थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चेतना का विज्ञान कौन मानता है? विलियम जेम्स। मानिए मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना था? पोम्पोनोजी ने। तो ये परिभाषाएं आपको याद रखनी है। तो विलियम जेम्स क्या मानता है? चेतना का विज्ञान। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि मानिए मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना था? इटली के पोम्पोनोजी ने माना था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, चेतना का विज्ञान माना किसने? विलियम जेम्स ने, और उसके समर्थन में विलियम बुंट, जेम्स सली, विलियम बाइव, टिचनर, चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने किया। 1879 ईस्वी में जर्मनी का एक विद्वान था विलियम बुंट। तो विलियम बुंट कहाँ का था? जर्मनी का था। उन्होंने लिप्जिंग नामक स्थान पर कार्ल मार्क्स जो यूनिवर्सिटी थी, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, उसमें मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला मतलब एक लैब स्थापित की गई, और उस पर प्रयोगात्मक बहुत सारे प्रयोग किए गए। इस वजह से इसे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक हम कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एक बार। 1879 में, डेट ध्यान रखनी है आपको, 1879 ईस्वी में विलियम बुंट ने लिप्जिंग नामक स्थान पर, जर्मनी में ये लिप्जिंग स्थान है, तो जर्मनी में इस स्थान पर इन्होंने क्या किया? ये लिप्जिंग नामक स्थान जो है, वहाँ पर एक कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी है। उस कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान की एक लैब स्थापित करी, और उसमें जो है बहुत सारे मनोविज्ञान के बारे में उन्होंने जो है प्रयोग किए। तो इस वजह से इसे हम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको बता दिया है, बहुत सारे जो है जनक बताए हैं। मैंने आपको सबसे पहले बताया है मनोविज्ञान का जनक कौन? अरस्तु। उसके बाद वास्तविक मनोविज्ञान का जनक कौन? प्लेटो। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था? पोम्पोनोजी ने। और अब मैंने आपको बताया है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया है? वो कहा गया है विलियम बुंट को। और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स को कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो है क्वेश्चंस के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। ये पूछा गया है कि लिप्जिंग नामक स्थान पर सबसे पहले जो है लैब किसने स्थापित करी थी, प्रयोगशाला किसने स्थापित करी थी? 1879 में विलियम वुंट के द्वारा स्थापित की गई। तो विलियम वुंट ने जो है लिप्जिंग नामक स्थान पर कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी में एक लैब स्थापित करी, और वहाँ पर बहुत सारे जो है बच्चों पर प्रयोग किए। लैब में बच्चों को बैठाया गया और उनके विचारों के बारे में अध्ययन किया गया, और जो है बहुत सारे जो मनोविज्ञान के तथ्य थे उनके बारे में जो उन्होंने प्रयोग किए, और उन प्रयोगों को फिर मनोविज्ञान में उन्होंने जोड़ा। इस वजह से इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी हम कहते हैं। अब चेतना का अभिप्राय जो है समाप्त होने के कारण बाद में क्यों चेतना को जो है मनोविज्ञान नहीं माना गया, चेतना का किस प्रकार फिर चेतना वाली बात का भी खंडन किया गया, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फ्राइड ने क्या बताया? एक सिद्धांत दिया, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत 1900 ईस्वी में, जिसमें उन्होंने चेतना के 3 रूप बताए। तो फ्राइड ने जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया और उसने चेतना के 3 रूप बताए।
और इंग्लैंड के जो मनोवैज्ञानिक थे विलियम मैकडूगल, उन्होंने अपनी पुस्तक द आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना को एक बहुत बड़ा शब्द बता दिया। तो विलियम मैकडूगल कहते हैं कि ये जो चेतना शब्द है ये वाकई बहुत बड़ा शब्द है चेतना। ये किसने कहा था? विलियम मैकडूगल ने कहा था, अपनी पुस्तक लिखी थी आउटलाइन साइकोलॉजी। उस आउटलाइन, अब कैसे याद रखना है आपको ये चेतना के बारे में? तो आउटलाइन का मतलब होता है यहाँ पर ये लाइन से बाहर है, ये चेतना शब्द लाइन से बाहर है। इस वजह से उन्होंने जो है चेतना को एक बुरा शब्द बताया। ये एक कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको याद कराने के लिए मैं चेतना को आउटलाइन के साथ जोड़ रहा हूँ, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि चेतना जो शब्द है बुरा शब्द बताया गया विलियम मैकडूगल के द्वारा। किस पुस्तक में इस बात को लिखा गया था? द आउटलाइन साइकोलॉजी में लिखा था विलियम मैकडूगल ने। विलियम मैकडूगल इंग्लैंड का मनोवैज्ञानिक था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रायड ने जो था चेतना के 3 रूप बताए थे, 3 पार्ट बताए थे। अब विलियम में मैकडूगल की बात करता हूँ। अब आपसे पूछा जाए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? फ्रायड ने दिया, और चेतना को 3 पार्टों में बांटा था। विलियम मैकडूगल ने बताया कि मैं मनोविज्ञान का दुर्भाग्य मानता हूं कि लोग इसे चेतना के साथ जोड़ते हैं, अर्थात चेतना के रूप में परिभाषित करते हैं। तो विलियम मैकडूगल कहते हैं कि ये लोगों का दुर्भाग्य है कि ये चेतना को मनोविज्ञान मानते हैं, क्योंकि चेतना मनोविज्ञान नहीं है। चेतना को उन्होंने बहुत बड़ा शब्द बता दिया, मनोविज्ञान के साथ उसका कोई संबंध नहीं बताया विलियम मैकडूगल ने। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किस दार्शनिक या मनोवैज्ञानिक के द्वारा ये बात कही गई कि मैं मनोविज्ञान का दुर्भाग्य मानता हूं कि लोग इसे जो है चेतना के रूप में परिभाषित करते हैं। तो विलियम मैकडूगल के द्वारा ये बात कही गई थी। अब हम बात करेंगे व्यवहार का अध्ययन। यहाँ पर जो है क्वेश्चन अब आने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपको। सबसे पहले जेबी वाटसन ने 20वीं शताब्दी में व्यवहारवाद के जनक के रूप में ये जाने जाते हैं। तो व्यवहारवाद का जो जनक है वो जेबी वाटसन को माना जाता है। 20वीं सदी में व्यवहारवाद के बारे में किसने बताया था? जेबी वाटसन ने। ये सदी पूछी जाती है 20वीं सदी। तो 20वीं सदी में सबसे पहले जेबी वाटसन ने व्यवहार शब्द का प्रयोग किया और व्यवहारवाद के जनक ये कहलाए। अब देखिए, जेबी वाटसन सभी की वाट लगा देंगे। अब कैसे वाट लगाएंगे सभी की? क्योंकि व्यवहारवाद का जनक बन गया और व्यवहारवाद के बाद कोई और जो है मनोविज्ञान के साथ नहीं जोड़ा गया। अब देखिए समर्थक कौन थे इसके? वुडवर्थ भी थे, थॉर्नडाइक भी थे, हल भी थे, मन भी थे, क्रो एंड क्रो भी थे, बोरिंग वेल्ड थे, और यहाँ पर पॉवलोव भी थे, स्किनर भी थे, हॉलैंड थे। ये इतने मनोवैज्ञानिक जो थे इनके समर्थन में आए थे जेबी वाटसन के। वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, हल, मन, क्रो एंड क्रो, बोरिंग, वेल्ड, पावलोव, स्किनर, हॉलैंड। तो इतने वैज्ञानिकों का जिस मनोवैज्ञानिक के साथ समर्थन रहेगा तो वो मनोवैज्ञानिक जो है ज़्यादा माना जाएगा, तो उसका जो है बातों का जो है ज़्यादा स्वीकार किया जाएगा। अब यहाँ पर वाटसन की मैं बता देता हूँ। जेबी वाटसन जो है व्यवहार एकमात्र मनोविज्ञान की ऐसी विशेषता है जो सदैव पॉजिटिविटी लाती है, सकारात्मक होती है। तो व्यवहार शब्द को उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति का एक जो है स्वभाव होता है व्यवहार, और ये व्यक्ति में हमेशा सकारात्मकता लाता है, पॉजिटिविटी लाता है। तो व्यवहार एकमात्र मानव की एक ऐसी विशेषता है जो सदैव कैसी होती है? सकारात्मक होती है। हर व्यक्ति का व्यवहार सकारात्मक होता है। ये बात किसने बताया था? जेबी वाटसन ने ये बात बताई थी। उसके बाद 20वीं सदी के प्रारंभ में, अब ये ध्यान रखना है आपको, 20वीं सदी ये पूछा गया है एक बार कि व्यवहार शब्द जो है कब कौन सी सदी में आया था? 20वीं सदी में। तो 20वीं सदी के प्रारंभ में जेबी वाटसन ने मनोविज्ञान की विषय वस्तु को व्यवहार का धनात्मक विज्ञान कहा। धनात्मक का मतलब सकारात्मक। तो इसी प्रकार उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो है वो उसका जो व्यवहार है मनोविज्ञान का वो धनात्मक है, इसलिए इन्हें व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, क्योंकि व्यवहार के बारे में सबसे पहले जेबी वाटसन ने 20वीं शताब्दी में बताया और कहा कि व्यवहार जो है हमेशा सकारात्मक होता है, और मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है उसको जो है व्यवहार का धनात्मक विज्ञान माना। वाटसन ने कहा था कि तुम लोग जो है एक बालक मुझे दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, इंजीनियर भी बना सकता हूँ, डॉक्टर भी बना सकता हूँ, वकील भी, चोर भी, डाकू भी। ये बात किसने बताई थी? ये बात बोली थी वाटसन ने। तो जेबी वाटसन ने एक बात कही थी, तुम मुझे कोई भी एक बालक दे तो मैं उसे उस प्रकार ढाल दूंगा जिससे कि वो इंजीनियर बनाना चाहूँ तो इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बनाना चाहूँ तो डॉक्टर बन जाएगा, वकील बनाना चाहूँ तो वकील भी बन जाएगा, और मैं उसे चोर बनाना चाहूँ तो चोर बन जाएगा, डाकू बनाना चाहूँ तो डाकू बन जाएगा। तो ये बात किसने कही थी? वाटसन ने कही थी, क्योंकि वाटसन जो था
वो एक मनोवैज्ञानिक था, बहुत ही अच्छा मनोवैज्ञानिक था। वो व्यक्ति के व्यवहार को ज़्यादा मानता था कि व्यवहार में इस प्रकार के हम परिवर्तन लाएंगे कि जिससे बच्चे का धीरे धीरे उसी प्रकार का विकास होगा जो हम चाहते हैं। जैसे डॉक्टर बनाना है तो उसको धीरे धीरे जो है उसको पहले पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद उसको जो है अच्छी शिक्षा देंगे और उसको जो है इतनी ही स्टडी करवाएंगे जो कि डॉक्टर बनने के लिए ज़रूरी है, और उस व्यक्ति के जो है जीवन में उसी प्रकार के विचार लाएंगे जिससे कि वो डॉक्टर बनने की ही सोचेगा। तो उसने इस प्रकार सोचा कि इंजीनियर बनाना चाहूँ तो इंजीनियर बन जाएगा, और वो चोर बनाना चाहे तो चोर बन जाएगा। कि वो सोचते हैं जेबी वाटसन कि मैं किसी बच्चे को धीरे धीरे चोरी करवाता रहूँ तो धीरे धीरे वो एक बड़ा चोर बन जाएगा, और डाकू बनवाना चाहूँ तो वो धीरे धीरे एक डाकू भी बन जाएगा। तो वाटसन ने कहा कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है वाटसन की। ये पूछा गया है एक बार कि तुम मुझे बालक दो और मैं तुम्हें एक जो है कुछ भी बना सकता हूँ, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। ये बात किस मनोवैज्ञानिक ने बोली थी? वाटसन ने। जेबी वाटसन को जो है 20वीं सदी का चमकता सितारा मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। तो 20वीं सदी का बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक था, इस वजह से इसे चमकता सितारा मनोवैज्ञानिक के नाम से भी हम जानते हैं। तो 20वीं सदी का चमकता सितारा था ये मनोवैज्ञानिक, कौन? जेबी वाटसन। अब वुडवर्थ की परिभाषा क्या थी? मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा, फिर मन और फिर चेतना का त्याग किया और अब व्यवहार को के स्वरूप को मानता है। तो वुडवर्थ ये इसी बात को तो कहते हैं कि पहले मनोविज्ञान में आत्मा शब्द आया, आत्मा को लोग मनोविज्ञान मानने लग गए, फिर लोग मन या मस्तिष्क को मानने लग गए, उसके बाद लोगों ने फिर चेतना को माना मनोविज्ञान। तो ये बात जो है पहले आई थी। मैंने आपको बताया था कि आत्मा को मनोविज्ञान प्लेटो ने माना, अरस्तू ने माना, उसके बाद मन या मस्तिष्क का विज्ञान पोम्पोनोजी ने माना, उसके बाद चेतना को जो है मनोविज्ञान किसने माना था? विलियम मैकडूगल ने माना था। और अब व्यवहार के स्वरूप को जो है वर्तमान में मनोविज्ञान मानता है, ऐसा मानता है कि व्यवहार ही जो है मनोविज्ञान है। तो व्यवहार को के स्वरूप के बारे में फिर बाद में किसने बताया? व्यवहार के स्वरूप के बारे में जेबी वाटसन ने बताया। तो आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछी जाए मनोविज्ञान की परिभाषा कि वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का स्वरूप ही वर्तमान में क्या है? मनोविज्ञान है। तो वर्तमान में मनोविज्ञान की परिभाषा है व्यवहार ही क्या है? मनोविज्ञान है। तो ये आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि आत्मा ही मनोविज्ञान है, मन ही मनोविज्ञान है, चेतना मनोविज्ञान है, व्यवहार मनोविज्ञान है। तो वर्तमान में क्या है? व्यवहार के स्वरूप को ही जो है मनोविज्ञान माना जाता है। पहले मनोविज्ञान किसको मानते थे? आत्मा को, फिर मन को मानने लग गए, फिर चेतना को। इस वजह से वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा को त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, अब व्यवहार के स्वरूप को मानता है। तो ये वुडवर्थ की अर्थयात्रा परिभाषा थी। अब मनोविज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं मनोविज्ञान में, उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो मनोविज्ञान की कुछ परिभाषा हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, तो उनके बारे में मैं बात करता हूँ। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। तो मनोविज्ञान को धनात्मक व्यवहार किसने बताया था? व्यवहार का धनात्मक या सकारात्मक विज्ञान किसने बताया था? वाटसन ने बताया था। ये बात मैंने अभी आपको बता दी है कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। वुडवर्थ ने बताया है कि मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन है। मतलब उसके आसपास का जो व्यवहार, जैसा व्यवहार होता है, मनुष्य भी उसी प्रकार का व्यवहार करने लग जाता है। उसके आसपास के लोग जैसा व्यवहार करते हैं, मनुष्य भी उसी प्रकार का व्यवहार करने लग जाता है। अर्थात उसके सामाजिक वातावरण में जिस प्रकार के व्यवहार होते हैं वही जो है मनोविज्ञान है। ये वुडवर्थ की परिभाषा थी। उसके बाद विलियम मैकडूगल की मैं बात करता हूँ। तो मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान जो है आचरण और व्यवहार का एक यथार्थ विज्ञान, यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक, ये एक वास्तविक विज्ञान है आचरण और व्यवहार का। तो मनोविज्ञान को आचरण और व्यवहार का जो है यथार्थ विज्ञान किसने माना था? मैकडूगल ने। तो ये परिभाषाएं आपको सीधी याद रखनी है, पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान माना मैकडूगल ने। उसके बाद बोरिंग की मैं बात करूं तो मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है। तो मानव प्रकृति का विज्ञान किसने बताया? ये बताया बोरिंग ने। तो बोरिंग ने मनोविज्ञान को जो है किसका विज्ञान बताया? मानव की प्रकृति का, ह्यूमन नेचर का, मानव के नेचर के बारे में बताया उन्होंने कि मानव की जैसी प्रकृति होगी उसी प्रकार वो व्यवहार करेगा। तो मनोविज्ञान जो है मानव की प्रकृति का विज्ञान है। तो ये बात बताई थी बोरिंग ने। सामाजिक के अनुसार जीवित प्राणियों का वातावरण के संपर्क में होने वाला व्यवहार ही मनोविज्ञान है। तो सामाजिक विषय में हम पढ़ते हैं, सामाजिक सब जो, ये कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है, सामाजिक ये विषय की बात करी जा रही है। सामाजिक सोशल साइंस जो है उसमें हम मनोविज्ञान की परिभाषा किस प्रकार से देते हैं एसएसटी में। तो एसएसटी जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, उसमें हम किस प्रकार मनोविज्ञान को परिभाषित करते हैं?
वो है जीवित प्राणियों का वातावरण के संपर्क में होने वाला व्यवहार क्या होता है। मतलब जीवित प्राणी किस प्रकार अपने वातावरण के साथ जो है तालमेल बैठाते हैं, वही मनोविज्ञान है। तो ये सामाजिक विषय में परिभाषा मानी जाती है। अब एक क्रो एंड क्रो नाम के दो वैज्ञानिक थे। क्रो एंड क्रो का मतलब एक तो पुरुष क्रो था, एक महिला थी। दोनों का जो है क्रो एंड क्रो बोलते हैं इस वजह से हम, एक तो फीमेल था एक मेल था, दोनों पति पत्नी थे क्रो एंड क्रो। तो उनके अनुसार मनोविज्ञान जो है मानव व्यवहार और उनके संबंधों का अध्ययन है। मानव के आपस में व्यवहार का और उनके आपस में संबंधों का अध्ययन ही क्या है, मनोविज्ञान है। तो ये बात बताई थी क्रो एंड क्रो ने कि मानव के व्यवहार और संबंधों का अध्ययन, रिलेशनशिप्स का अध्ययन ही क्रो एंड क्रो ने क्या बताया, मनोविज्ञान। ये थे मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, वो आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूँ मनोविज्ञान की कुछ शाखाएं, ब्रांचेज। क्या क्या ब्रांचेज हैं मनोविज्ञान में, कौन कौन सी जो है शाखाएं आती हैं। तो वर्तमान में मनोविज्ञान जो है एक विशालकाय वट वृक्ष की भांति इतना बड़ा विषय है कि इसके संपूर्ण स्वरूप को समझने के लिए हमें इसके अलग अलग शाखाओं को समझना होता है। तो बहुत सारी इसकी शाखाएं होती हैं। जैसे कि हम बात करें आर्ट्स सब्जेक्ट में कई बहुत सारी विषय होती हैं, जैसे कि सामाजिक विज्ञान और पॉलिटिकल साइंस होती है, और उसके बाद इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, इस प्रकार जैसे कई सब्जेक्ट होती हैं आर्ट्स में, उसी प्रकार जो है मनोविज्ञान में भी बहुत सारी शाखाएं होती हैं। बाल मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, चिकित्सकीय मनोविज्ञान, इस प्रकार बहुत सारी हैं। उन सभी के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं और इनके बारे में पता होना चाहिए कि किस मनोविज्ञान का संबंध किससे है। जैसे बाल मनोविज्ञान है तो मनोविज्ञान की वह शाखा जो बालकों के प्रारंभिक विकास से लेकर और उनके व्यवहार के बारे में अध्ययन के बारे में भी हमको बताती है, वो बाल मनोविज्ञान कहलाती है। तो बाल मनोविज्ञान में बालकों के बारे में अध्ययन किया जाता है, बालकों का विकास कैसे कैसे होता है, उनका प्रारंभिक विकास के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, इस प्रकार के अध्ययन जो है किसमें किए जाते हैं, बाल मनोविज्ञान में। उसके बाद हम बात करें सामान्य मनोविज्ञान की, तो इसमें सामान्य परिस्थितियों में होने वाले व्यवहार जो होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार लोग सामान्य परिस्थितियों में व्यवहार करते हैं, वही मनोविज्ञान है। तो सामान्य मनोविज्ञान, सामान्य परिस्थितियों में होने वाला व्यवहार। तीसरा है असामान्य मनोविज्ञान। जब एक व्यक्ति सामान्य नहीं रहता है तब वह तथा असामान्य और पागल, मनोरोगी या असामाजिक जैसा व्यवहार करता है। मतलब जब व्यक्ति सामान्य नहीं रहता है, मतलब पागल हो जाए या फिर कोई ऐसी बीमारी से पीड़ित हो जाए, मनोरोगी हो जाए, अब मन में कोई भ्रम हो जाए किसी चीज़ के प्रति, या फिर जो है वो समाज के अनुकूल व्यवहार नहीं करे, असामाजिक जैसा व्यवहार करे, तो इस प्रकार के व्यवहार का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे हम असामान्य मनोविज्ञान कहते हैं। और ये मनोचिकित्सा से संबंधित विज्ञान है। जब व्यक्ति जो है रोगी हो जाता है, पीड़ित हो जाता है किसी मन की बीमारियों से, मतलब उसके मन में कोई भ्रम हो जाता है किसी चीज़ के प्रति, तो उस प्रकार की जो बीमारियां हैं उनका अध्ययन हम असामान्य मनोविज्ञान में करते हैं। तो असामान्य ना शब्द से आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि कुछ इसमें बीमारियों से रिलेटेड है, पागल, मनोरोगी है, असामान्य, असामाजिक जैसा व्यवहार करने लग जाए, तो उनका अध्ययन हम किस में करेंगे, असामान्य मनोविज्ञान में करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे समाज मनोविज्ञान। इसमें सामाजिक परिस्थितियों में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो समाज से ध्यान रखना है आपको, सामाजिक परिस्थितियों में। तो सामाजिक परिस्थितियों में होने वाले व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, समाज मनोविज्ञान। उसके बाद अगला है मानव मनोविज्ञान। तो इसमें मानवीय दृष्टि से होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार मानव जो है किसी चीज़ को जो है मानता है। तो मानव का दृष्टिकोण क्या है लोगों के प्रति, आपस में मानव का मानव के प्रति क्या दृष्टिकोण है। तो इस प्रकार का व्यवहार का अध्ययन जो किया जाता है उसका मानव मनोविज्ञान में किया जाता है। तो मानवीय दृष्टिकोण से होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो मनुष्य का मनुष्य के प्रति क्या दृष्टिकोण है, इस प्रकार का अध्ययन मानव मनोविज्ञान में किया जाता है। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की वह शाखा है जो बालक के शैक्षिक परिवर्तनों से संबंधित है तथा शिक्षण अधिगम के व्यवहार को ये दर्शाती है। तो मनोविज्ञान की एक वह शाखा है जो बालक के शैक्षिक परिवर्तन जो होते हैं उसमें शिक्षा से रिलेटेड जो परिवर्तन होते हैं और शिक्षण और अधिगम के व्यवहार को बताती है। अधिगम का मतलब होता है कोई चीज़ को सीखना, जैसे हम सीखते हैं ना कोई चीज़ को लर्न करना, तो उसको कहते हैं हम लर्न। अधिगम में, अधिगम को इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग। लर्निंग का मतलब सीखना किसी चीज़ को। शिक्षण जैसे टीचर पढ़ाएगा तो बच्चे उसको अधिगम करेंगे, मतलब सीखेंगे। तो शिक्षण और अधिगम के व्यवहार के बारे में भी हमको क्या बताती है, शिक्षा मनोविज्ञान। किस प्रकार हम कोई चीज़ को सीखते हैं, किस प्रकार हमारे शिक्षण पद्धतियाँ हैं, उन सभी का शिक्षा से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनका शिक्षा मनोविज्ञान में हम अध्ययन करते हैं। ये थी आपकी मनोविज्ञान की शाखाएं। ये पेज दोबारा से, ये पेज जो है
इसमें अपलोड हो गया था, तो इस वजह से एक ही बार मैंने आपको पढ़ा दिया था। लेकिन कुछ मनोविज्ञान की शाखाएं मैंने आपको उसमें पढ़ा दी, 1-2 शाखाएं इसमें बच चुकी हैं, उनके बारे में बात करता हूँ। 7वां है यहाँ पर किशोर मनोविज्ञान। किशोर मनोविज्ञान में क्या है, किशोरावस्था अर्थात जिसे हम इंग्लिश में टीनेज बोलते हैं, किशोरावस्था को हम टीनेज कहते हैं। तो टीनेज की विशेषता और व्यवहारों का अध्ययन किसमें किया जाता है, किशोर मनोविज्ञान। इसमें किशोर बच्चे के बारे में अध्ययन किया जाता है। जब वो बच्चा किशोर अवस्था में होता है तो उसमें क्या व्यवहार आते हैं, क्या विशेषताएं आ जाती हैं, क्या परिवर्तन होते हैं। तो इस प्रकार का अध्ययन जो है किशोर मनोविज्ञान में किया जाता है। किशोर अवस्था के बारे में अध्ययन हम किशोर मनोविज्ञान में करते हैं। प्रौढ़ का मतलब होता है जब बच्चा वयस्क होता जाता है, प्रौढ़ अवस्था में आता जाता है। किशोर अवस्था के बाद एक व्यक्ति प्रौढ़ होता जाता है, एडल्ट होता जाता है, जहाँ उसका कार्य व्यवहार, सोच, नज़रिया, मानव मूल्य ये जो है उसके देखे जाते हैं। तो विशेष प्रकार का व्यवहार इसमें देखा जाता है। इसका अध्ययन हम प्रौढ़ मनोविज्ञान में, अर्थात जब बच्चा एडल्ट होता जाता है, वयस्क होता जाता है, तो उसका किस प्रकार व्यवहार बदलता जाता है, किस प्रकार सोच, नज़रिया, मानव मूल्य, इन चीज़ों के बारे में किस प्रकार जो है उसमें परिवर्तन आते हैं। तो इन चीज़ों का अध्ययन हम प्रौढ़ मनोविज्ञान में करते हैं। अगली है यहाँ पर अपराध मनोविज्ञान, जिसमें एक अपराध के व्यवहार को समझना, उस तक पहुँचना, उसके सही दिशा देकर अपराध की दुनिया से उसको सामान्य बनाने का प्रयास जो है अपराध मनोविज्ञान में किया जाता है। तो अपराध मनोविज्ञान में किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति अपराध करता है, क्यों करता है वो अपराध, और उसको अपराध की दुनिया से हम कैसे अलग कर सकते हैं, कैसे उसको सही दिशा दे सकते हैं, और कैसे उसको उसको जो है सही दिशा में हम पहुंचाएं। तो इस प्रकार की चीज़ों का अध्ययन हम अपराध मनोविज्ञान में करते हैं। अब आती है यहाँ पर औद्योगिक मनोविज्ञान। किसी उद्योग के मालिक से लेकर के कर्मचारी के बीच का व्यवहार जो उद्योग की प्रगति के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। तो औद्योगिक मनोविज्ञान जो है उसमें उद्योग का जो मालिक होता है वो और उसके जो कर्मचारी उद्योग में लगे रहते हैं, इंडस्ट्री में, उनके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार मालिक का नज़रिया कर्मचारियों के बीच प्रति होता है, और जो है यदि मालिक और कर्मचारियों के बीच मधुर व्यवहार होगा तो उस उद्योग की प्रगति बहुत ज़्यादा होगी। तो इस चीज़ों का अध्ययन जो है, इन चीज़ों का अध्ययन औद्योगिक मनोविज्ञान में किया जाता है। अगला है व्यक्तिक मनोविज्ञान। व्यक्तिक का मतलब होता है पर्सनल। तो यहाँ पर जो व्यक्तिक मनोविज्ञान है उसमें व्यक्ति व्यक्ति में पाई जाने वाली जो विभिन्नता हैं उनका अध्ययन ही किया जाता है व्यक्तिक मनोविज्ञान। तो व्यक्ति व्यक्ति में कौन कौन सी भिन्नताएं पाई जाती हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किन किन चीज़ों में भिन्न होता है, उनका अध्ययन हम व्यक्तिक मनोविज्ञान में करते हैं। व्यक्ति से ही यहाँ पर व्यक्तिक बना है, ये ध्यान रखना है। अगला है यहाँ पर पशु मनोविज्ञान। वह मनोविज्ञान जहाँ पशुओं के व्यवहार को समझने का प्रयास किया जाता है उसे हम पशु मनोविज्ञान कहते हैं। तो पशुओं के व्यवहार का समझने का जो प्रयास जहाँ पर किया जाएगा, तो पशु मनोविज्ञान में पशुओं के व्यवहार के बारे में जाना जाता है कि पशु किस प्रकार व्यवहार करते हैं, पशुओं के कुछ हो जाता है, बीमार होते हैं या फिर, तो उस समय किस प्रकार जो है वो प्रदर्शित करते हैं अपनी जो है बीमारी को, किस प्रकार जो है बीमारी में पशु कैसे अलग अलग सा रहता है। तो इन चीज़ों के बारे में अध्ययन जो है पशु मनोविज्ञान में किया जाता है। अगला है परामनोविज्ञान। इसमें किसी दुर्घटना, घटना एवं व्यवहार का पूर्ण आभास हो जाता है, अन्य प्रकार की पारलौकिक व्यवहारों का। पारलौकिक शब्द का मतलब होता है इस लोक से परे, मतलब जो इस लोक के व्यवहार नहीं है, दूसरे लोक के व्यवहार हैं। तो इस संसार से जो अलग व्यवहार है उनके बारे में। परमनोविज्ञान में जैसे कि मान लो किसी को पहले ही आभास हो जाता है कि आज एक दुर्घटना होने वाली है, तो वो परम मनोविज्ञान में जो है इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। मतलब अनुमान से जो लग जाते हैं, ज्योतिष के आधार पर हम कहते हैं कि कई बार कि आज मेरे को ऐसा सपना दिखा कि जो है आने वाले कल में मेरे साथ जो है एक बहुत बुरी दुर्घटना होने वाली है। तो इस प्रकार के जो विचार आते हैं, इस प्रकार की जो आभास होते हैं, इन आभासों का अध्ययन हम परमनोविज्ञान में करते हैं। लोग कहते हैं जैसे कि कोई घटना होने वाली है या फिर मेरे साथ जो है इतना जो है अच्छा होने वाला है। तो इस प्रकार के जो जो आभास होते हैं उनका अध्ययन जो है इस परमाणुविज्ञान में किया जाता है कि ये व्यवहार क्यों होते हैं, लोग जो है इस प्रकार लोगों के दिमाग में विचार क्यों आते हैं। तो इस संसार से परे जो विचार हैं उनके बारे में अध्ययन परमाणुविज्ञान में किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक बार पूछा जा चुका है परमाणुविज्ञान। इसमें आभासी चीज़ें जो हैं, जैसे हम सोचते हैं कि जैसे आज मेरे को मान लो सपनों में दिखा कि कल मेरे साथ जो है एक दुर्घटना होने वाली है, एक्सीडेंट होने वाला है, तो पहले ही पूर्वानुमान लग गया उस व्यक्ति को। तो इस प्रकार के विचारों का अध्ययन परमाणुविज्ञान में किया जाता है। जैसे किसी को पता चल जाए कि पेपर दे के आया और उसने कह दिया कि मैं जो है फर्स्ट रैंक आऊँगा, मेरे मेरे को सपना दिखा था। तो इस प्रकार के जो विचार थे उनका अध्ययन परमाणु विज्ञान में, मतलब इस संसार से परे के जो विचार हैं, जो एक
एक तरह से ज्योतिष जैसे जो विचार हैं उनका अध्ययन परामनोविज्ञान में किया जाता है। उसके बाद है आपके मनोविज्ञान के संप्रदाय। इसको हम नेक्स्ट डे जो है आपको बता देंगे। तो इसमें मनोविज्ञान के कुछ संप्रदाय हैं, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो है मनोविज्ञान के बारे में जो है आपको आगे पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान स्टार्ट किया जाएगा। पूरी मनोविज्ञान में आपको पढ़ा दूंगा, आप टेंशन नहीं लें। साथ ही साथ आप ज़रूर पढ़ते चलें, जिससे कि आपकी एक थीम बन जाए दिमाग में और साथ ही साथ आपको ये समझ में आने लग जाए। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत। पर लेकिन जिन्होंने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है वो कोर्स ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि उनको मात्र 25 दिन के अंदर जो है पूरी साइकोलॉजी जो है अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी और जो है आप आसानी से जो है लैब असिस्टेंट में फर्स्ट पेपर में जो है अच्छा स्कोर कर सकते हो। 9664 39 60 24 इस पर कांटेक्ट करके आप कोर्स परचेज कर सकते हो। मात्र 100 रुपये में फ़िलहाल आपको ये कोर्स मिल रहा है। ओनली जो है साइकोलॉजी का ये कोर्स है, जिसमें आपको नोट्स दी जाएंगी और साथ में आपको जो है वीडियोज के माध्यम से समझाया जाएगा। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। धन्यवाद।